Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ankita and this is the 7th episode of What's the Difference series. And in this episode, we'll discuss about the partnership firm and company's difference. तो start करते हैं. सबसे पहले you should know what partnership firm is. Partnership firm. तो नाउ पार्टनरशिप देखो, हर एक डेफिनेशन ना कहीं से आती है. तो ये जो डेफिनेशन है ये है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. और वो क्या कहती है? एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो ये डेफिनेशन है कि जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं और वो एग्री करते हैं टू शेयर देयर बिजनेस प्रॉफिट्स एज पर देयर शेयर प्रॉफिट रेशियो, उसके हिसाब से वो अग्री करते हैं. तो ओनर जो होते हैं ना आपके पार्टनरशिप बिजनेस के, उन्हें कहते हैं हम पार्टनर्स. जो बिजनेस पार्टनर्स जो पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं एंड कैन कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म. तो इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म. तो क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म. नाउ ये मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये आपकी पार्टनरशिप क्या होती है उसकी डेफिनेशन है. नाउ कम टू कंपनी डेफिनेशन. देखो कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है? कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013. और एनी प्रीवियस लॉ कौन सी थी? पहले आपका 2013 से पहले 1956 एक्ट था. अगर उसके टाइम पे भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इन अदर वर्ड्स अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी which is formed by different individuals to generate profits through their commercial activities. कंपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकती है बट कमर्शियल करती है. और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज भी होती है. वो कैसी होती है? सेक्शन 8 कंपनीज. तो ये जो सारी कंपनीज होती हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं. और इनका जो बेसिक मेन फीचर होता है वो क्या होता है? लीगल एंटिटी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन डिफरेंस. सबसे पहले लीगैलिटी. देखो अभी हम पढ़ के आए कि डेफिनेशन क्या है, तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी क्या होता है. और उनके मैंने पर्टिकुलरली आपको एक्ट मतलब रिस्पेक्टिवली एक्ट्स बता दिए. पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में आया था और ये 2013 का अभी चल रहा है. इससे पहले जो हमारा था वो था 1956 एक्ट. तो कंपनीज एक्ट 2013, सीरियसली कंपनीज एक्ट 1956. और पार्टनरशिप फर्म जो है वो 1932 से ही आ रही है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ था. तो लीगल, a partnership firm is not distinct from the several persons who form the partnership. मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं है फ्रॉम देयर पार्टनर्स, जो जिन्होंने उनको फॉर्म किया है. विच फॉर्म हु फॉर्म द पार्टनरशिप, उससे जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग नहीं है. हम सेपरेट नहीं मानते हैं. बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता. कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन. तो मतलब इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब इसके जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट कंपनी. नाउ प्रॉपर्टी. सेकंड जो डिफरेंस है वो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. इन अ पार्टनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग इट. जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म है और जो उसके पार्टनर्स हैं दे आर दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी एक ही होगी. बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. इन अ कंपनी इट बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स हु आर इट्स मेंबर्स. तो कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी की असेट है, जो कंपनी की बैलेंस शीट में आप असेट्स देखते हो, जैसे मशीनरी हो गई या फिर प्लांट हो गया कोई, या फिर कोई भी एसेट हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर हो गया. तो जो भी उसके असेट्स हैं वो कंपनी को बिलोंग करते हैं, ना कि उसके मेंबर्स को. बिकॉज यहाँ पर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है. नाउ थर्ड पॉइंट comes to creditors. Creditors of a partnership firm are creditors of the individual partners, and a decree against a firm can be executed against partner jointly and severally. देखो यहाँ पे डिक्री का जो मतलब होता है ना वो होता है ऑर्डर. कि अगर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सबसे पहले जो हमें
क्रेडिट पे क्रेडिट देते हैं, जो हम जिनसे हम पैसा लेते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा वापस करना है। तो अगर उसके कुछ क्रेडिटर्स हैं, अगर हमारी फर्म फर्म के अगर हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं तो वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के भी क्रेडिटर्स होंगे। और अगर कोई भी ऑर्डर आता है फॉर द पार्टनरशिप फर्म कि भाई आपको इतना आपकी लाइबिलिटी बनती है अपने क्रेडिटर्स के थ्रू, के मतलब क्रेडिटर्स के लिए आप ड्यू हैं, आपके पैसे इतने और आपको पे ऑफ करना है, तो इन जो चीज होगी वो आपकी कहाँ होगी, वो इंडिविजुअल्स पे भी लागू होगी। ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब जो उसके पार्टनर्स हैं, जॉइंटली और सर्वली कैसे भी हो, मतलब दोनों एक हैं, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वही चलता हुआ आएगा। अब क्रेडिटर्स कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट अगेंस्ट इट मेंबर्स। क्यों? क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और लाइबिलिटी जो है वो भी कंपनी की कंपनी तक ही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, देन और जो डिफरेंसेस है वो क्या है? ठीक, पार्टनरशिप फर्म में एजेंट्स, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के क्या हैं? एजेंट्स हैं। अ पार्टनर कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकर लाइबिलिटीज एज लॉन्ग एज ही एक्ट इन द कोर्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस। तो मतलब जो प्रॉपर्टी है वो एक है, तो पार्टनर कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकर लाइबिलिटीज एज लॉन्ग एज ही एक्ट्स इन द कोर्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस, जब तक वो पार्टनर उस फर्म से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि बाद में, इसलिए वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो जब तक है वो डिस्पोज कर सकता है और जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कंपनी के केस में। मेंबर्स ऑफ कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट्स। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कर लाइबिलिटीज इन द कोर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस। तो मेंबर्स क्या है? एजेंट्स नहीं होते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो आपके एजेंट्स होते हैं। नाउ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद दिस फर्म। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। मेंबर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट फर्म में नहीं हो सकता। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो मेन डिफरेंस है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो माइंड में रख के सारे पॉइंट्स को कवर करना है। फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर एंड मेक द ट्रांसफरी अ मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर, कि यहाँ पर क्या है, आप एक ही हो, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, और आपका जो पूरा चलता है वो चलता है आपका रेशियो के बेसिस पे। तो अगर शेयर्स आप ट्रांसफर भी करोगे, ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी अदर पार्टनर्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कंपनी शेयर कैन ऑर्डिनरी बी ट्रांसफर। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो आपके ट्रांसफरेबल होते हैं और इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ पार्टनर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात क्या होती है? अब देखो, सबसे पहले पार्टनर्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। मैंने जैसे आपको सेकंड पॉइंट में बताया था, यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस में, प्रॉपर्टी का केस था एक सेकंड पॉइंट। देखो इसमें प्रॉपर्टी का केस था, इन अ पार्टनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग इट। तो जब प्रॉपर्टी आपकी है तो जो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई लाइबिलिटी बनती है और उसके पार्टनरशिप फर्म में इतने असेट्स नहीं है कि वो उसको पे ऑफ कर सके, तो जो पार्टनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स होंगी या पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो आपको वो यूज करनी पड़ेगी एज टू पे ऑफ द क्राइटर्स, पे ऑफ द क्राइटर्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर मे लिमिटेड इधर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। अब आपने पढ़ा होगा, जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, या तो कंपनी जो होगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जैसे कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड है, ठीक है, और इसमें आपका जो कुछ मेंबर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो मेंबर है, उसकी जो लाइबिलिटी बनती है जितने उसने शेयर्स लिए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसने 1000 शेयर्स लिए हैं, और उसकी जो कॉल बनती है हर एक शेयर पे ड्यू, बस उसकी लाइबिलिटी उतनी है। बट इन अगर आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी आपका क्या होगा, जितना उसने स्टार्टिंग में पे करा होगा। फॉर एग्जांपल उनका जो एमओए और एओए होता है उसमें आपका एक अमाउंट स्पेसिफाइड होता है कि 500 रुपीज आपकी लाइबिलिटी है। तो जब आपकी कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे आपको ये
जो मेंबर्स हैं उनको ये पे ऑफ करना पड़ेगा बस। तो उनकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है जितनी उनकी वहां पे स्टेटेड है, या तो इधर बाय वे ऑफ शेयर्स और द गारंटी। फिर डेथ, द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब अगर डेथ हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई आपकी फर्म है और उसमें एक्स और वाई आपके पार्टनर्स हैं, तो अगर एक्स की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपकी जो कंपनी है, जो आपकी मतलब सॉरी फर्म है, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फर्म अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब अगर कोई आपका और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर वहां पे आपने किसी और का एडमिशन नहीं कराया फर्म में, तो कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूटी रहेगी उसकी। दैट इज द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ शेयर होल्डर, ऑल ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम XYZ लिमिटेड की बात कर रहे हैं और उसमें हमारे 10,000 शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर सबके सब भी मर गए ना, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, वो परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब वो चलती रहेगी, कंटिन्यूटी होगी। और डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट टू द लाइफ ऑफ द कंपनी। देन ऑडिट, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म हैज आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर। मतलब पार्टनर्स के हिसाब से उसका ऑडिट होता है। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो है वो उसका एनुअली ऑडिट करता है कंपनी का, और वो मैंडेटरी होती है। बट ऑडिट जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है वो आपका डिस्क्रिशनरी होता है, कभी वो कैसे भी कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिशनरी होता है। अब इन सब का रिजल्ट क्या आया, अ पार्टनरशिप फर्म ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड कैन बी डिसॉल्व्ड एट और विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से ये डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। स्टैम्प पेपर पे आप कोई पार्टनरशिप फर्म का स्टैम्प पेपर देखना, उसमें लिखा होता है सब कुछ कि कब तक है कब तक नहीं है। कुछ कुछ पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो एक पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करती हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती हैं। अब कंपनी क्या है, बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व लेट डाउन बाय द लॉ। तो ये तो एग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व हो सकती है, बट यहाँ पर जो कंपनी है, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, तो वो जब डिसॉल्व होगी तब भी वो लॉफुली होगी, बाइंडिंग अप होता है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो असेट्स एंड लायबिलिटी को डिस्चार्ज करता है। तो वो पूरा प्रोसेस होगा, उसी के बाद वो डिसॉल्व मानी जाएगी। और उसका जो नाम है वो रजिस्ट्रार, जो रजिस्टर होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, से वो रजिस्ट्रार जो है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंपनी के केस में होता है, वो लॉफुल। तो बेसिक डिफरेंस जो, अगर आप सारे डिफरेंसेस पढ़ोगे तो आपको दो चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी वेयर एज पार्टनरशिप फर्म डज नॉट। जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो उसकी तरह से ही होगी। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, और कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी है, द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ शेयर्स जो भी आपकी कॉल्स पे ऑफ नॉन पेड है, और बाय गारंटी। सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो है आपका इसका लॉ क्रिएशन का, कि मतलब वो एक एग्रीमेंट है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। अदरवाइज जो आपका कंपनी है, कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन है जो आपको 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब उसके अंदर कराना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन एंड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, एंड यूट्यूब चैनल एज यू नो ये अंकिता अग्रवाल। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है, आप मुझे थोड़ा गाइड करो कि मैं किस पे बनाऊं, किस पे आपको ज्यादा क्वेरीज हैं। कि मैंने बहुत नॉमिनल टॉपिक लिया था, बहुत ही कॉमन टॉपिक था जो हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे थे, पर स्टिल इसमें बच्चों को डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको आज क्लियर कर दिया। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नो, even there is a thin line difference, you should know the clarity between that. Okay, so thank you so much.